नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी हम विकासपुरी विधानसभा में हैं और आप सभी को पता है कि विकासपुरी विधानसभा बड़ा है और विधानसभा इलेक्शंस भी हैं। अभी आपको दिखाऊंगी कि ना महान हस्तियां भी दिखाऊंगी, हस्तियों के जो विचार हैं उनको भी दिखाऊंगी। कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि यहाँ के जो बैनर हैं ये दिखाएँ। पहले तो सबसे पहले इस पर लिखा हुआ है 31 विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से जन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए, मतलब जो हमारी शारदा दीक्षित मैडम हैं ये खड़ी हुई हैं। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ इनके विचार हैं इलेक्शंस को लेकर। और ये इनका चुनाव चिन्ह है, ये शारदा दीक्षित खड़ी हुई हैं। बैटरी इनका जो निशान है बैटरी टॉर्च है। तो नमस्कार मैम, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? सर सबसे पहले मैं मैडम से बाद में बात करूंगी, कैमरा पर्सन से बोलूँगी, तसल्ली से बैठें और इनके विचारों को आप सुनिए। सर इलेक्शंस को लेकर कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए सबसे। अच्छा, मेरे बारे में तो ये है कि मैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया मेहनतकश मजदूर वर्ग की हम दावा करते हैं कि एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी है हिंदुस्तान की मेहनतकश वर्ग की, और उसकी दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी का मैं सदस्य हूँ। मेरा नाम रमेश पराशर है और मैं हमारा जो ट्रेड यूनियन संगठन है ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, उसका राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। और मैं बचपन से ही जन आंदोलन से जुड़ा रहा, इसीलिए इस क्रांतिकारी आंदोलन में भी आया, समाज परिवर्तन के आंदोलन में भी आया। और इसको लेके लगभग तमाम जो जीवन की जनजीवन की समस्याएं हैं, मजदूरों के दुख तकलीफ हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब पर, क्योंकि आज मतलब जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गीत संगीत जो रोल प्ले करता है, तो मेरा चैनल है रमेश, ये आपका क्रांति के स्वर, और उसमें मतलब हर समस्या पर सर, मेरे गीत हैं। को जो आंदोलन के बारे में आप कह रहे हैं, आंदोलन को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आंदोलन है जब जनता अपने हक को समझकर सचेत होकर और एक नेतृत्व के तहत जब संगठित प्रयास करती है, वो आंदोलन है। किसी भी आंदोलन को इस तरीके का आंदोलन जन आंदोलन नहीं कहा जा सकता। उसके भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ आंदोलन नहीं होती है। आंदोलन होता है एक उद्देश्य की खातिर, एक सही नेतृत्व के तहत अपनी समस्याओं को लेकर जब समाधान उसके लिए खड़े होते हैं और संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, हासिल तो करते हैं। जैसे मजदूर ये किसान आंदोलन ने आपके सामने 13 महीने का एक नज़ारा प्रस्तुत किया, जब सारे देश का किसान एकजुट होकर और एक नेतृत्व के तहत जब खड़ा हो गया तो वो अपनी मांग हासिल कर सका। चाहे कितना बड़ा तानाशाह हो, उसको भी झुकना पड़ा और स्वीकार करनी पड़ेगी। ये है सर आपको आंदोलन की ताकत, ये होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ना आंदोलन करने से सभी चीज़ों की मतलब समस्या का समाधान होता है? देखिए, सभी चीज़ों की समस्या का समाधान तो ये कहाँ से पैदा हो रही है समस्या, उस जड़ को जब तक ख़त्म ना किया जाए तो समस्या को मिटाते हैं, फिर पैदा हो जाएगी। मतलब मुझे किसी इन्फेक्शन से बुखार हुआ तो मैं सिर्फ बुखार की एक पैरासीटामोल ले लूँ तो बुखार डाउन हो जाएगा, लेकिन फिर आ जाएगा, क्योंकि समस्या तो वो तो इन्फेक्शन तो ट्रीट हुआ नहीं। तो हमारे देश में समस्याएं पैदा हो रही हैं इस पूंजीवादी लूट की व्यवस्था के चलते। जो मेहनतकश मजदूर वर्ग जो उत्पादन संपदा पैदा कर रहा है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसको उसका जायज़ हक मिलता नहीं है। इसीलिए ये महंगाई, बेरोज़गारी, तमाम चीज़ों की आप समस्याएं देखते हैं। लेकिन तब तक क्या करें जब तक कि क्रांति नहीं होगी और जब तक ये व्यवस्था ना पलट जाए, मजदूर किसान का राज कायम ना हो जाए, तब तक हम उनके कुछ राहत पाने के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। और इसी के चलते हम जब संगठित होते हैं तो एक ऐसा ताकत बन जाते हैं कि हम राजनीतिक तौर से सत्ता को। सर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैडम मेन मोटिव है कि प्रेस एक ऐसा बड़ा सशक्त माध्यम है, इसीलिए इसको चौथा खंभा कहा गया जनतंत्र का। ये अगर सच्चाई ना ले जाए
ये अगर सच्चाई का प्रचार प्रसार ना करे तो ये मतलब लोग भ्रम में रहेंगे। लोगों को सचेत करने में, लोगों के पास सच्चाई को पहुंचाने में, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत करने में प्रेस का बहुत बड़ा रोल है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आहूत की थी कि हम चुनाव में क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, क्या हमारा मकसद है, क्या हमारा समाधान होगा, हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल भी आए और हमने उनको सेटिस्फैक्ट्रीली आई थिंक जवाब भी दिया कि भाई वोटों से नहीं, जन आंदोलन से होगा। लेकिन हम इसलिए खड़े हैं कि अगर आप हमको वोट देकर विजयी बनाएंगे, मजबूत करेंगे, तो जन आंदोलन मजबूत होगा, आपकी लड़ाई मजबूत होगी। इसीलिए बोला है। गुड, वेरी गुड सर। सर आपसे। हाँ बताइए सर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप शॉर्ट और सटीक में थोड़ा सा आप जवाब देना। सर, सबका साथ सबका विकास, इसी चीज़ के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, है ना? तो ये कैसे होगा सर? देखिए, ये जो है इसको मिसनोमर कहते हैं। सबका विकास, सबका साथ, ये क्लास डिवाइडेड जो वर्ग विभाजित समाज है उसमें ये हो नहीं सकता। सर, सबके मुंह से सुना जाता है ना ये? तो सुना जाता है मिसलीड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, क्योंकि जो वर्ग चेतना रखते हैं उनको पता है कि एक आज की सोसाइटी जो है, जो व्यवस्था है, वो वर्ग विभाजित व्यवस्था है। उसमें कुछ लोग जो है, जो एकाधिकार पूंजी जो है, उसके हाथ में ही सारी ताकत है। और अब तो ये और भी ज़्यादा गहन हो गया, ये और भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। क्योंकि एक समय था जब ये जो पूंजीवादी सिस्टम जब शुरू हुआ, उस समय था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, उस समय था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी का नारा था, मतलब व्यक्ति की आज़ादी, वो उस समय नारा था। वो सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के प्रावधान थे। जैसे मान लीजिए सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथकीकरण जिसको कहते हैं, जुडिशरी अलग होगी, ऑटोनमस होगी, आपका लेजिस्लेटिव ऑटोनमस होगी, एक दूसरे में दखल नहीं देंगे, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इस हिसाब से चलेगा ताकि एक व्यक्ति की आज़ादी जो है वो सुनिश्चित हो। उसका बोलने का अधिकार होगा, उसको सोचने का अधिकार होगा, कुछ काम करने का अधिकार होगा, ठीक है ना, जिसको उस समय कहते हैं उसको लेसेस-फेयर इकोनॉमी, मुक्त व्यापार का इकोनॉमी। ये फ्रीडम सुनिश्चित करने के लिए वो सिस्टम बना उस समय। लेकिन इसी सिस्टम में एक समय ऐसा आ गया जब एकाधिकार पूंजी कुछ लोगों के हाथ में इतना ताकत आ गया, पूंजी जमा हो गई, जब ये आज़ादी जो थी वो खतरे में पड़ गई। अब देखिए अभी क्या है, अभी जिसको विकास ये बोल रहे हैं वो विकास है सिर्फ 6% इकोनॉमी का, ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, वो है उसमें अदानी, अंबानी है, और उससे जुड़े हुए जो टाटा, बिरला हैं, ये लोग जो है ये उनका विकास है, जिसके बारे में वो डेटा रखते हैं, जिसके बारे में वो आंकड़े रखते हैं, आंकड़े रखने का जिसमें। सर, हम देश में रहते हैं। हाँ, देश में ये कंप्लीट करने दीजिए, हैं, तो उसमें जो ग्रोथ होता है वो दिखाते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं, ये जीडीपी हो गया है, हमारा ग्रोथ रेट इतना है। लेकिन जो 94% जनता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पड़ती है, असंगठित क्षेत्र में पड़ती है, उसका इकोनॉमिक हाल क्या है, उसका आर्थिक हाल क्या है, वो किसी के पास पता नहीं है। असल में वही 94% जनता जो है वो पीड़ित है, उत्पीड़ित है। आप बताइए 142 करोड़ की आबादी वाला जो हमारा देश है, उसमें अगर 81.35 करोड़ है के लिए मुफ्त खाना देना पड़ता है, तो किसका विकास है फिर बताइए। ये जो आंकड़े सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना जो है वो लागू होती है। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि इसमें जनता की गलती है या फिर राजनेताओं की गलती है, जो नेता खड़े हुए हैं? ये जनता का असंगठित रूप दिखाता है। अगर जनता संगठित होती है तब जिस समय ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, यूरोप में लगातार रेवोल्यूशंस होते रहे व्यक्ति की आज़ादी के लिए, इसी तरह इस बार भी अगर जनता संगठित होती, जनता चेतना होती जनता में,
आंदोलन करती रहती, जैसे फार्मर्स आंदोलन ने किया है, उसी तरह से इनका लोगों को गुमराह करना मुश्किल हो जाता फिर, है ना। ये बात है। इसलिए हम जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हम लड़ते हैं लोगों को इन जो हालात जो है इससे आगाह करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था है तब तक आपका इससे बद से बदतर हाल होगा। तो इसलिए संगठित होना जरूरी है। संगठित होना किस लिए जरूरी है? रोजगार चाहिए, भुखमरी को खत्म करना है, ये जो विषमताएं जितनी भी हैं हमारे व्यवस्था में, उसको अगर दूर करना है, आपको आंदोलन करके आपको क्रांति करनी होगी, इस व्यवस्था को बदलना होगा। धन्यवाद सर। मैम आप बताइए कि आपकी SUCI, ठीक है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, तो आप इस पार्टी में खड़े हुए हैं, तो आप कैसे, आप इस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी में हम खुद नहीं खड़े होते हैं, हम एक सिपाही के रूप में जो विचार है उस विचार को जनता के बीच में ले जाने के लिए ये जिम्मेदारी पार्टी हमें देती है। और पार्टियों की तरह टिकट करोड़ों में नहीं बिकते हैं, लाखों में खरीद फरोख्त नहीं होती है। यहाँ ये देखा जाता है कि कितना समर्पित भाव से आइडियोलॉजी को जनता के बीच में लेकर जाने की क्षमता किस व्यक्ति में कितनी है। तो उसी को नज़र में रखते हुए हमारी पूरी दिल्ली के 6 क्षेत्रों से हम लोगों के ऐसे कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में भेजा गया है चुनाव की प्रक्रिया में, केवल इसलिए भाग लेने के लिए कि जन समस्याओं को जनता के अंदर राजनीतिक चेतना के द्वारा हम संगठित कर सकें और ये आवाज़ बुलंद कर सकें कि भाई ये जो 75 साल से चुनाव हो रहे हैं ये एक धोखा है। असल समस्याओं का समाधान आपकी राजनीतिक चेतना में, आपकी एजुकेशन में और संगठित होने में है। जिस तरह से विभिन्न देशों में अपने हक के लिए, सोवियत यूनियन में या अभी क्यूबा आप देख लीजिए, या ऐसे देश जहाँ पर लोगों ने लड़कर अधिकार लिए। मैम, बड़े नेताओं के पास में इलेक्शंस लड़ने के लिए तमाम करोड़ों रुपए हैं देखा जाए, तो आप इसको किस तरीके से आप पास करेंगे? देखिए, एक है जनबल और एक है धनबल। धनबल आज तक विश्व के इतिहास गवाह है कि जब जब धनबल अपनी तानाशाही पर आता है तब तब जनता पर जुर्म, अत्याचार, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और तरह तरह के अन्याय अत्याचार बढ़ते जाते हैं। युद्ध है, आतंकवाद है, वो सब ये धनबल के कारण जनता को दबाए रखने के लिए इन हथियारों का प्रयोग होता है। लेकिन जब जब जनबल एकजुट होकर, शिक्षित होकर, राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत होकर, सही विचारधारा और सही नेतृत्व के साथ संगठित होता है, तब तब ये धनबल धराशायी होता है। आप बिल्कुल, ये आपका सवाल वाजिब है, क्योंकि सब लोग हमसे कहते हैं कि आपके पास तो पैसे भी नहीं है, आपके पास तो अभी आप तो अकेले घूम रहे हो, आपके साथ तो केवल कुछ लोग हैं। हम कहते हैं, भगत सिंह से जब ये पूछा गया था कि तुम क्या बिगाड़ लोगे इस विश्व साम्राज्य में जिसका सूरज नहीं छिपता, ब्रिटिश साम्राज्य का, तुम सरफिरे नौजवान, एक महान हमारे तथाकथित महान व्यक्ति ने भी कहा था, ये सिरफिरे नौजवान क्या बिगाड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, हमें पता है कि हम सीमित मात्रा में, हम मुट्ठी भर हैं, हमारे पास संसाधन भी नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, ऐतिहासिक कर्तव्य हमारे ऊपर आया है और वो ऐतिहासिक कर्तव्य हम अपना निभाएंगे और हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैम, इलेक्शंस को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जो ये पार्टियां कर रही हैं, बड़ी पार्टियां, क्या ये ठीक है? ये ठीक हो तो समझते तो हम ये इतना कष्ट नहीं करते, उठाते, जो हम लगातार सड़क पर रहते हैं। ये तो 5 साल में एक बार बरसाती मेंढकों की तरह टर्राने लगते हैं, 10-15 दिन टर्राएंगे, फिर बिलों में घुस जाएंगे। जो सत्ता में जाएगा वो मलाई खाएगा, जनता के गले काटेगा, टैक्स का भार जनता पे ला देगा और खुद अपने करोड़ों के वारे के न्यारे करेगा, बच्चों को फॉरेन में पढ़ाएगा, लोगों की मेहनत कश जनता के पैसे से ये ऐश करेगा। लेकिन एक गली सड़क पर करोड़ों के ठेके उठाएगा, उसमें से कुछ लाख, 10 लाख खर्च दिए, बाकी अपनी जेब में डालेगा। लेकिन बाकी दिनों में ये अंडरग्राउंड रहते हैं, कोई इनको आना नहीं होता। हम लोग
लगातार सड़क पर रहते हैं, लगातार मुद्दे मैम, उठाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन है तभी आप खड़े हुए हो? ऐसा बिल्कुल नहीं, हम तो कंटिन्यूस। Continue। आप मेरी जनता मेरे इस बात के लिए हमें बहुत मतलब ये करती है, अप्रिशिएट करती है कि अरे मैडम आप फिर आए हो। अरे मैंने कहा हाँ, मैं आंदोलनों में आपके पास आती हूँ कि भाई शिक्षा के लिए लड़िए। नई शिक्षा नीति के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हम चला रहे हैं, क्योंकि देश में शिक्षा का आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बड़ा रोल है। बाजारीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण शिक्षा का नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। सारे स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा स्कूल पूरे देश में बंद कर दिए, और दिल्ली में सैकड़ों स्कूल, केजरीवाल सरकार जो अपना सीना ठोक के कहती है कि विश्व स्तर की शिक्षा, उसने भी सैकड़ों स्कूल तो दिल्ली सरकार के और 400 स्कूल एमसीडी के ताले लगा दिए। तो ये मुद्दे हम उठा रहे हैं और हम लगातार आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि चुनाव में जीते या हारे, हमारा काम जारी रहेगा। अगर हार गए तब भी करेंगे, हाँ, जीत गए तब भी। हार हमारे लिए जीत ही है। अगर हमारे मान लो 10,000, 20,000, 50,000 वोट आते हैं और हमें लगता है कि भाई हम हार गए, कोई बात नहीं, हम जीते हैं, क्योंकि 50,000 लोगों तब भी लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं है तब भी लड़ेंगे। चुनाव आंदोलन का एक पड़ाव है हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे ऐसे ही आप लोग डटे हुए लगे रहेंगे सब? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो मतलब हमारे सामाजिक कर्तव्य है। मैं एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मेरे लिए किसी ने ये स्वेटर बनाया है, कोई मकान बनाता है, कोई मेरे लिए अन्न उगा रहा है। मैं किसके श्रम पर जिंदा हूँ? मैं सिर्फ ले रहा हूँ और समाज को कुछ दूँ नहीं, तो ये इससे बड़ी शर्म, इससे बड़ी कोई ऐसे अपराध हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं अपना फर्ज समझता हूँ उन मेहनत कशों के लिए कि उनकी इस गुलामी से मुक्ति हो। उसके लिए मैं जो कर सकूँ, मैं अपना ये कर्ज उतार रहा हूँ। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। ये मेरा सामाजिक फर्ज है कि मैं जनता को सचेत जागरूक करते हुए उनके हकों के लिए लड़ना और उस लड़ाई को नेतृत्व प्रदान करने के लिए SUCI कमर शिवदास घोष का विचार उनके पास ले जाऊँ। ओके, आप लोग नवसिद्धि संकल्प में आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है और धन्यवाद आपका। तो इन लोगों से बात करी और अच्छा लगा। आप लोगों के कोई भी कमेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो धन्यवाद आपका। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।